गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक, आपको ऑनलाइन क्लासेस की जो सीरीज है वो आज से स्टार्ट होती है। आपका सबसे पहले बस ये काम रहेगा कि आप जो आरएम एकेडमी का चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी जो हमारी जो वीडियो है, जो ऑनलाइन क्लासेस की जो सीरीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके और वो सभी इसका लाभ उठा सके जो लॉकडाउन में कहीं ना कहीं क्लास से वंचित रह गए हैं या फिर किसी भी कारणवश अपने अध्ययन प्रक्रिया से वो दूर हो गए हैं। ठीक है, तो उन सभी के लिए आपको बस यही करना है कि आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करना है। ठीक, तो वैसे लॉकडाउन की जो सीरीज चल रही थी, आपकी अभी जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी और जो आपका सिलेबस हो गया था क्लासेस में, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में, उसको आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा। तो मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी। और जिनकी नहीं हुई है वो अभी अभी जो क्लासेस चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, उनके माध्यम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो इतिहास के पोर्शन में आपने देखा होगा कि हम जो 3 पार्ट होते हैं और 3 पार्ट में से हमने 2 पार्ट्स को यहाँ पर क्लास में हमने कवर कर लिया था। पहला किया था हमने आधुनिक भारत का इतिहास और दूसरा कवर किया था हमने प्राचीन भारत का इतिहास। तो उसके जो नोट्स थे आपके पास प्रॉपर्ली आपको क्लास में कराए गए थे। ठीक है, तो मैं नहीं मानता कि उसमें आपको कोई तरह की दिक्कत हुई होगी। ठीक, जो भी दिक्कत थी आपने सारी मेरे द्वारा डिस्कस किया, किसी और शब्द के माध्यम से आपने डिस्कशन किया, उसका और सॉल्यूशन किया। तो उसी क्रम में हम जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो करने जा रहे हैं, वो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास का जैसे कि आपको पता है कि वही बात की हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ना है। तो 2 ही बात, पहला तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इतिहास सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक, और दूसरी बात ये है कि आपको जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है, आपको वर्तमान या भविष्य को संभालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको भूतकाल को पढ़ना पड़ता है, उससे कुछ सीख लेना पड़ती है। ठीक है, तो सीख कैसे लेंगे आप भाई, आपको ये कुछ वंश हैं उनके काल पढ़ना है, कुछ जो आपके बोलते हैं आपके जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसके बारे में जानते हो। ठीक है, उनके द्वारा जो राजा महाराजा थे पुराने जमाने में, ठीक, उनके द्वारा जो लिए गए विध्वंसकारी जो निर्णय हैं, ठीक है, उन निर्णयों के माध्यम से आपको सीखना है कि किस प्रकार से कोई एक गलती आपके पूरे भविष्य को किस तरीके से आप बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, जो गलतियां पुराने टाइम में हुई हैं वो गलतियां आज के टाइम में और वर्तमान टाइम में और आने वाले टाइम में भविष्य में वो दोहराई ना जाए, इसके लिए हमें कुछ इतिहास के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ता है और ये जरूरी भी है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इम्पोर्टेंट, लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए और आपकी लाइफ के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं, आज हम ओनली सिलेबस डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसका सिलेबस डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है, जिससे आपको पता होता है कि हमको पढ़ना क्या है और हमको कैसे पढ़ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास को हमने 3 चरणों में विभक्त किया है। पहला काल है आपका 712 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी। ठीक, इस काल में हुआ क्या है आपका, इस काल में आपको पता होगा कि यहाँ पर सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ। ठीक, देन इसके बाद आपका तुर्कों का आक्रमण हुआ। तो ऐसा क्या हो गया कि जो प्राचीन काल से चली आ रही जो प्रक्रिया थी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो विदेशी है वो सिर्फ इसी काल में भारत में आए, नहीं, विदेशियों का आना जाना भारत में पहले से ही लगा हुआ है, यानी प्राचीन काल से ही लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि हमारे जो गुप्त साम्राज्य था, ठीक है, मौर्योत्तर काल, मौर्य काल थे, ये सभी साम्राज्य जो चले थे, ये जो काल थे, उनमें समय समय पर आपके विदेशी लोग आए, जैसे कि हुण आक्रमण भी हुआ था पहले, शक, कुषाण, ये सब कौन थे, ये सब विदेशी थे। समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार वो भारत में आए और भारत में से उन्होंने क्या किया, व्यापारिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, या आक्रमण करने के उद्देश्य से आए या लूटपाट मचाने के उद्देश्य से आए, लेकिन वो आए और वो आकर क्या हुए, भारत की संस्कृति में घुल मिल गए, यानी भारत में उनका शासन प्रशासन वो संचालित करने लगे। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि
कोई भी जो बाहर का इंसान होता है या बाहर का व्यक्ति होता है वो घर में कब घुस पाता है, ठीक है, उसका दाव कैसे घर में जाने के लिए, मतलब उसको दाव कहां से मिलता है। तो आपको पता है जब तक परिवार आपका एक रहेगा, मुट्ठी बंद करके आपका परिवार नहीं रहेगा, तो किसी बाहर वाले की मजाल नहीं होती कि वह आपकी एकता को तोड़ दे, आपके घर में एंटर कर जाए। लेकिन बात वही है कि जैसे ही आपकी जो मुट्ठी खुलती है, आपके आपसी संबंध जो तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसी क्रम में होता क्या है कि बाहर वालों का दाव लगता है और वो कहीं ना कहीं आपके आपसी संघर्ष का लाभ उठाकर, ठीक है, आपकी जो है सत्ता को वो हथियाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही हुआ है कि जैसे ही गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल का जो है पतन हुआ, यानी गुप्त साम्राज्य का पतन होने के बाद गुप्तोत्तर काल आता है, और गुप्तोत्तर काल में आपके जो आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, जो हर्षवर्धन का साम्राज्य था, हर्ष का काल था, वो क्या हुआ, एक समय बाद वो भी पतन की कगार पर पहुंच गया। यानी आप कह सकते हो कि जो गुप्तोत्तर काल में जो सबसे लास्ट का जो वंश था, यानी क्या बोलते हैं आपका हर्ष का काल, वो एक लास्ट केंद्रीकृत सत्ता मानी जाती है। ठीक है, जब वो उस केंद्रीकृत सत्ता का विघटन हो गया तो भारत में छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों का उदय हुआ, और राजनीतिक इकाइयों का जब उदय होने लगा तो भारत में जो था उन राजनीतिक इकाइयों का आपसी संघर्ष और तनाव भी बढ़ने लगा। और इसी तनाव के कारण हुआ क्या कि बाहर के जो विदेशी थे उनको भारत में एंटर करने का क्या लगा, मौका मिला या दाव लगा, जो भी है। ठीक है, तो उसी क्रम में सबसे पहले भारत में आगमन होता है अरबों का, यानी अरबों का आक्रमण होता है जो 712 ईस्वी में होता है। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है। आप आगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, यानी डिस्क्राइब फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी बस सिलेबस के एक बैकग्राउंड है, उसको आप समझ लीजिए। यानी अरबों का आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, पहला मुस्लिम आक्रमण होता है 712 ईस्वी में। ठीक, फिर देन उसके बाद आपकी जो होता है, जो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे युवा नौजवान भारत में एंटर करते हैं, दैट वो किस वंश से संबंधित है? वो तुर्कों से संबंधित है, यानी तुर्क मुसलमान थे। तो उसी क्रम में हम पढ़ेंगे कि भारत में तुर्कों का आक्रमण, और तुर्कों का आक्रमण के क्रम में हम ये दोनों नौजवानों को पढ़ेंगे, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, कि किस प्रकार से ये तेज तर्रार यानी घोड़े पर बैठ के, ठीक है, नई पीढ़ी के जो युवा थे उन्होंने भारत को किस प्रकार से धूल चटाई, और भारत में एक बार नहीं कईयों बार असफल होने के बावजूद भी उनका जो हौसला है वो डिगा नहीं, और कहीं ना कहीं असफल होने के बाद भी एक दिन उनको भारत में सफलता मिलती है। ठीक, इसी के क्रम में आप देखोगे कि दिल्ली जो नेक्स्ट आपका काल है वो दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है, 1206 से आपका 1526 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, तो 1206 से 1526 ईस्वी तक चलता है। देन इनके बाद आपका आएगा मुगल काल, जो सबसे लास्ट का काल होगा, जो 1526 से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। यानी 1707 की डेट आप याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही आपके मुगल वंश का जो पतन है वो स्टार्ट हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है, और वहां से शुरुआत मानी जाती है, यानी 1707 से शुरुआत मानी जाती है किसकी? आधुनिक भारत के इतिहास की। ये एक साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिकों के द्वारा एक डेट फिक्स की गई है, ऐसा नहीं है कि यहीं से मानी जाती है, मतलब ठीक है, अध्ययन की सुविधा के लिए हम उनकी बात मान लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे कुछ वंशों का यहाँ पर उदय हुआ था। उस वंश में सबसे पहले आता है आपका गुलाम वंश। ठीक है, इस गुलाम वंश की जो शुरुआत है वो 1206 ईस्वी से लेके 1290 तक आपका गुलाम वंश चलता है, और इन गुलाम वंश के शासकों में सबसे पहला शासक आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका गुलाम था, किसका गुलाम? आपका मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। इसलिए चूंकि आपके ये जो गुलाम वंश की शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के गुलामों द्वारा इसकी शुरुआत की गई, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश रखा गया। तो इसी वंश के क्रम में हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे। देन उसके बाद उसका माना जाता है उसका बेटा है आराम शाह। ठीक है, इस पे भी लेकिन कुछ विवाद है इतिहासकारों का, तो उसको विवाद को हम नहीं देखेंगे, जो भी है। तो आराम शाह, ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम इल्तुतमिश को देखेंगे। इल्तुतमिश ने किस प्रकार से तुर्क एक चहलवानी की
स्थापना की थी, यानी 40 अदल बोलते हैं उसको, ठीक। 40 अदल की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने। फिर देखेंगे इसके बाद का शासक जो आएगा आपका रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक। फिर इसके बाद आपकी रजिया सुल्तान आएगी। ये रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका मानी जाती है भारत के इतिहास में, ठीक है। और माना जाता है कि रजिया सुल्तान किसी भी तरीके से या किसी भी एंगल से पुरुषों से कम नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद आपके आते हैं बैराम शाह, देन इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह शासन करता है, फिर नासिरुद्दीन महमूद, फिर देन आता है आपका बलबन, ठीक है। बलबन जो था आपका एक बलबन जो था, बलबन ने क्या किया था, आपकी जो इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट की गई जो तुर्क चैलगानी यानी 40 दल की जो स्थापना की थी उसको बलबन ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। और बलबन के कुछ सुधारकार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईएएस का मेंस हो या आपका एमपीपीएससी का मेंस हो, सारे यहाँ से क्वेश्चन जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं, जैसे बलबन हुआ, आपका इल्तुतमिश हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, यहाँ से आपके क्वेश्चन की बारंबारता ज्यादा होती है, ठीक है। जो लास्ट है आपका उसको देखेंगे हम कैकुबाद। तो कैकुबाद यहाँ का गुलाम वंश का अंतिम शासक माना जाता है, ठीक। उसके बाद खिलजी वंश पढ़ेंगे जो 1290 ईस्वी से आपका 1320 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। और खिलजी वंश का जो संस्थापक माना जाता है आपका कौन माना जाता है? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी की कुछ ज्यादा कार्य नहीं है, लेकिन उसके बाद आने वाला शासक जो अलाउद्दीन खिलजी है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सुधार कार्य हैं, कुछ बाजा नीतियां हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ प्रशासनिक सुधार किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। फिर सियाउद्दीन खिलजी, फिर इसके बाद मुबारक शाह, नासिरुद्दीन खुसरो। तो इन सभी को हम क्रमानुसार हम पढ़ेंगे इनको। इसके बाद आपका आता है तुगलक वंश जो चलता है आपका 1320 से 1414 ईस्वी तक, ठीक है। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो गयासुद्दीन तुगलक माना जाता है। फिर इसके बाद हम मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ेंगे। हमारे लिए एक अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक वेरी आईएमपी शासक माने जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं मेंस का ये बहुत बड़ा सेक्टर है, यानी बहुत बड़ा एरिया ये कवर करते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद देखेंगे हम फिरोज शाह तुगलक और देन गयासुद्दीन तुगलक शाह, अबू बकर, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नासिरुद्दीन महमूद। ये छोटे छोटे वंशज हैं, मतलब कि खिलजी वंश या तुगलक वंश हो या सैयद वंश, इनके ये छोटे छोटे वंशज हैं। इनका कुछ खास इतिहास नहीं है, क्योंकि ये इतिहास में एक अयोग्य शासक के तौर पर माने जाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं इनके कारण कहीं ना कहीं ये अपने वंश के पतन का कारण भी बनते हैं। सैयद वंश को देखेंगे इसी क्रम में जो 1414 ईस्वी से लेकर आपका 1451 तक चलता है, ठीक है। इसका सैयद वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो आपको माना जाता है खिज्र खां। खिज्र खां के बाद आपका मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आपका अलाउद्दीन हसन शाह, ठीक है। ये कुछ शासक सैयद वंश के पढ़ेंगे। देन इसके बाद आपका लोधी वंश आएगा। लोधी वंश चलेगा आपका 1451 से लेके 1526 तक, और इसका लोधी वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो बहलोल लोधी होता है। फिर सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का नाम आपने सुना होगा कि इब्राहिम लोधी का संबंध आपका बाबर के समय से है, ठीक है। जब बाबर का आगमन होता है तो कहीं ना कहीं जो बाबर है वो इब्राहिम लोधी के समकालीन माना जाता है, ठीक। 1526 ईस्वी के बाद यानी आपका आता है मुगल काल। यहाँ से शुरुआत होती है मुगलों की, ठीक है। जो भारत में हमारा बाबर आता है, आपने सुना है बाबर आ गया, बाबर आ गया, तो बाबर ये आ गया, कोई ज्यादा बाबर नहीं है, ये बाबर ही है, ठीक है। तो बाबर को पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद उसका बेटा आ गया हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और देन सबसे लास्ट पढ़ेंगे हम औरंगजेब। यानी औरंगजेब के बाद जो है कि यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही यहाँ पर मतलब मुगल काल का क्या हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है। और यहाँ से फिर आपके अंग्रेजों की जो बस्तियां हैं, अंग्रेजों का आगमन हो जाता है। तो अंग्रेजों के किस तरह यहाँ पर पैर मजबूत होते हैं वो आधुनिक भारत का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब सिलेबस है। आप इसको आप नोट डाउन कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, आपका
पूरा जो है सिलेबस को कवर करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट को कवर करना है। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। ठीक है, कल से हम इस ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं हम वहाँ से पढ़ेंगे जहाँ से यानी अरबों का आकलन तो नहीं पढ़ेंगे पहले, लेकिन इससे पहले की कुछ घटना है वो देखेंगे कि किस प्रकार से अरबों का आगमन हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको ये चैनल को पहुंचाने का काम करना है। बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतने ही हमारे स्टूडेंट बढ़ेंगे और उतने ही हम आपको यहाँ पर कंटेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही है कि आपको ऐसा कंटेंट दिया जाए जिसके माध्यम से आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप IAS हो, चाहे BPSC हो, चाहे SI, कुछ भी है, कोई A to Z कोई सा भी एग्जाम हो, आप वहाँ से यहाँ से अपने होम टाउन से लेके आप फाइट कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर में बस इतना ही मैं कहूँगा, और जो भी डाउट्स है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो उसका आपको तुरंत जो भी आपके डाउट्स हैं उसका रिप्लाई मिलेगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।